हमारे यहाँ सरकारी लेवल पर ये विजन है, ये मिशन है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। अब वो 2047 को जब हम उठेंगे, अचानक ऐसा हो जाएगा या फिर इसकी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि हमें आज से कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे, सच्चाई क्या है और जो हमारा विजन है 2047 विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, विश्व गुरु, जो भी आप कह लें, बहुत सारे नारे हैं। आज की करंट कंडीशन ये है कि हमारी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, मतलब दुनिया भर में जितनी भी आबादी है उसके 17.5% उस आबादी का हिस्सा हम हैं, मतलब हर 6 में से एक बंदा भारतीय है, इंडियन है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब काम करने वालों की संख्या। अब वो काम करने वाले स्किलफुल हैं, नहीं है, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ द पीपल जो हमारे यहाँ है वो सबसे ज़्यादा है। फिर इकोनॉमी भी हमारी काफ़ी हद तक एक्सपेंड कर रही है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, हमने जापान को पीछे छोड़ा हुआ है और हम अभी हो सकता है कि तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि एज इंडिया हम डेवलप कर रहे हैं और हमारा विजन और मिशन जो है 2047 2047 तक हमें विश्व गुरु बनना है, विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके ऊपर जो हमें स्टेप लेने हैं वो स्टेप कहीं ना कहीं बड़े धूमिल हैं। दरअसल कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी, कोई भी सभ्यता अगर तरक्की करना चाहती है या जिसने करी है, दुनिया भर के अलग अलग हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वो सबसे ज़्यादा अपनी फंडिंग एजुकेशन में डालते हैं और एजुकेशन के अंदर भी कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आज अमेरिका की जो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसमें उनकी सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं, एप्पल है, गूगल है, मेटा है, इनका सबसे बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ कहानी ये है कि हम दुनिया की 17.5% पॉपुलेशन है, 17.5%, मगर हमारे यहाँ अगर रिसर्च के मामले में देखो, दुनिया भर में जितनी भी R&D पे खर्चा होता है या रिसर्चेज पब्लिश होती हैं उसका सिर्फ 3.3%, मतलब 3.3% केवल हम रिसर्च कर रहे हैं, जितनी भी रिसर्च दुनिया भर में हो रही है। कहने को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में सबसे आगे हैं, हमारे देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जवान है, युवा है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सिर्फ 10% या 11% लोग काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 90% लोग काम करते हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है उसके ऊपर हम अलग से किसी वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये तो हाल रहा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में। फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो पेटेंट वगैरह हम फाइल कराते हैं दुनिया भर में, उसकी कहानी ये है कि 2023 में 3.55 मिलियन, लगभग 35 लाख के समथिंग पेटेंट दुनिया भर में फाइल हुए, जिसमें से अगर ग्लोबल शेयर निकाला जाए, हम 17% की पॉपुलेशन होते हुए केवल 1.8% शेयर हमारा जाता है, मतलब 35 लाख में केवल हमने इतने पेटेंट कराए हैं, 1.5% या 2% के समथिंग। हम हैं 17% की पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखो कि देखो दुनिया में जितने भी देश आगे उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया है, तो हमारे यहाँ एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी कम है और उसमें भी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दो मेन पोर्शन होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है और प्राइवेट स्पेंडिंग होती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, वो भी कम है लेकिन कर रही है। प्राइवेट वाले अपने हाथ पीछे सकोड़े हुए हैं और उनका जहाँ तक मानना है, दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे चाहे वो चाइना हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, ऐसी कंट्री जो डेवलप हुई हैं, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी साउथ कोरिया ने दी है, फिर अमेरिका की तो बात ही अलग है। तो इस मामले में हमारे देश के अंदर अभी तक जीडीपी का 0.6%, हमारी जीडीपी अराउंड 4 ट्रिलियन की है, उसका 0.6% हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करते हैं और इसमें से भी हमारा 60% के समथिंग सरकार की तरफ से आता है। इसके अलावा मैं एक आर्टिकल पढ़ा हूँ कि सरकार में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खर्च कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट इसके मामले में पीछे है। फिर प्राइवेट वाले हमारे जो भी हैं उनसे आप जोमेटो, स्विगी, इस तरीके की चीज़ें बनवा लो। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इस बारे में बात भी करी थी, बोला था, बात सही थी, लेकिन क्योंकि वो नेता है, राजनेता है, तो उनको लगा शायद किसी को बुरा न लग जाए, जिसकी वजह से फिर उन्होंने अपने बयान वापस लिए। मगर सच्चाई यही है, हमारे जो उद्योगपति हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर बोलते हैं या बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं, ये ज़्यादातर वो काम कर रहे हैं जो रिपीटेटिव काम है, जिन कामों में कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई इनोवेशन नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी खरीद करके उसी को बेसिक तौर पे कोई एप्लीकेशन बना करके, कोई ड्राइविंग ओला वगैरह की एप्लीकेशन बना करके चालू कर रहे हैं। उसमें गूगल मैप जो है वो यूएसए का है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देशों की है, सॉफ्टवेयर कहीं और से लेकर के आ रहे हो आप, खाली एक टेक्नोलॉजी आपने कुछ जोड़ तोड़ के उसको इंटीग्रेट किया है। और जीडीपी के मामले में चाइना की जो जीडीपी है अराउंड 20 ट्रिलियन की है और चाइना जीडीपी का 3.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है। अमेरिका की तो 30 ट्रिलियन की है, वो भी 3% के समथिंग खर्च करता है। इस मामले में सबसे ज़्यादा इसराइल, जीडीपी तो छोटी है, लगभग हाफ ट्रिलियन की समथिंग उसकी होगी, लेकिन 5% से 6% के बीच में वो अपना जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करता है, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में उसकी लॉबिंग हो, चाहे उसकी अपनी रेपुटेशन हो, वो दिखाई भी पड़ता है। इंडिया इस मामले में अभी 0.6% पे खड़ा है और एक तो हमारी जीडीपी ऑलरेडी कंपेरेटिवली तो चाइना, कंपेरेटिव टू यूएसए बहुत छोटी है, यूएसए की 30 ट्रिलियन की है, चाइना की 20 ट्रिलियन की है और हम कहाँ पर है, 4 ट्रिलियन पे। गैप इतना बड़ा है और उसमें भी हम 0.6% खर्च कर रहे हैं, जबकि ये लोग 3 और 4% के बीच में खर्च कर रहे हैं।
मतलब हम जितना खर्चा अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्चा चाइना की एक कंपनी, हुआई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रही है हमारे देश से ज़्यादा। में भी जो दुनिया भर की जो डेवलप कंट्री है उसमें अगर आप देखोगे तो वो सबसे ज़्यादा पैसा इंडस्ट्री खर्च करती है किसी भी मार्केट को ब्रेक करने के लिए, कुछ नई चीज़ लाने के लिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर पैसा सरकार खर्च करेगी, 60% से ज़्यादा सरकार खर्च करती है और प्राइवेट केवल 20 से 25 और 30% खर्च करते हैं। उसमें भी वो कोशिश करते हैं कैसे करके सिर्फ और सिर्फ अपने सराउंडिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, जिसमें इंडस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है, इंडस्ट्री डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कोई टाई अप नहीं करती है। फिर इसमें ज़्यादातर केसेस में देखा गया है जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आज यूज़ हो रही है उसमें ज़्यादातर इंक्रीमेंटल बेस पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई टेक्नोलॉजी आई उसी में कुछ हमने अपने अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जोड़े, उसे बना करके उसका बिजनेस क्रिएट कर दिया। लेकिन जो डिसरप्टिव टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, जैसे चाइना ने डीप सीक बनाया, चाइना ने एनवीडिया ने उसको चिप देने से मना कर दिया, अपनी खुद की चिप डेवलप कर ली। तो इस टाइप की चीज़ें हमारे देश में इस टाइप की ना विल पावर है, ना वो ओरिएंटेशन है और ना ही इस तरीके की कोई रिस्पेक्टेबल वाली बात है। ना हम इंडिया के अंदर इस टाइप की कंपटीशन करते हुए दिखाई देते हैं और सरकारों से उम्मीद इसलिए नहीं रख सकते कि सरकारों में जो बैठे हुए लोग हैं वो शायद उनका विज़न ही वो नहीं है, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से नहीं आते। यूपीए 2 के समय पर एनआर जो नारायण मूर्ति हैं, जो इन्फोसिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि हमारे देश के अंदर जो एकेडमिया है, मतलब यूनिवर्सिटी है और जो इंडस्ट्री है, उनके बीच में लगातार गैप बढ़ता जा रहा है और ये गैप कोई नया नहीं है, ये जब से हमारे देश आज़ाद हुआ है तभी से इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी दोनों अलग-अलग दिशाओं में चल रही हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दुनिया के अलग-अलग देशों में ऐसा नहीं होता जो डेवलप्ड कंट्री है। हमारे यहाँ हर साल मिलियंस ग्रेजुएट पास होते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, इंजीनियरिंग बनते हैं, एमए जाते हैं, बहुत अलग-अलग फील्ड के लोग हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन उन्हें रियल मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? जिस प्रोजेक्ट के बेस पर वो अपना वाइवा दे के आए हैं, जिस प्रोजेक्ट के बेस पे उन्होंने अपनी थीसिस जमा करी है, उसी प्रोजेक्ट की रियल मार्केट में किस तरीके से अप्लाई करें, कोई नया प्रोजेक्ट उसमें कैसे लॉन्च करें, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। और ये सिर्फ स्कूलों की कमी या यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी विदेश में तो देख लेते हैं, वहाँ से जाकर के किसी बंदे को लेके आएँगे या उससे कुछ सीख लेंगे या उसका कुछ खरीद लेंगे। हमारी एकेडमी को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कभी उसके ऊपर काम ही नहीं करते, वो पैसा भी देना नहीं चाहते, वो उनके साथ जुड़ना भी नहीं चाहते। जबकि आप दूसरे देशों में देखोगे, अमेरिका के अंदर देखोगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखोगे तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मान लो उन्होंने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करी और उन्हें लगता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। मान लो उनको यही प्रॉब्लम है कि लोगों को अलग-अलग समय पर अपनी जो राइड बुक करनी होती है, जो हमारा उबर का कॉन्सेप्ट है, और वो राइड बुक करने के लिए वो शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट कैसे ला सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, एक आइडिया उठाएँगे, प्रॉब्लम उठाएँगे और वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो इस फील्ड के हैं उनको देंगे। उनको फंडिंग देंगे कि आप इस पे कोई नया सॉल्यूशन लेकर आओ, चाहे वो सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे दूसरे फेस स्कैनिंग के मामले में हो, कि किस तरीके से हम और ज़्यादा सिस्टम को एफिशिएंट बना सकते हैं या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मगर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट या तो इस पे बात ही नहीं करेंगे और करेंगे तो फिर जो स्विगी, ज़ोमैटो जैसी कंपनीज़ बनाएँगे, और नहीं तो फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों से कहीं से कॉपी करके मॉडल लेकर आएँगे और वो अपनी अप्लाई कर देंगे और उससे पैसा बनाएँगे। इन द एंड घूम फिर के डिपेंडेंसी हमारे यहाँ हमेशा बनी रहेगी। दुनिया में पीएचडी करने वालों के नंबर में हमारा नंबर कोई कम नहीं है, बहुत अच्छे लोग पीएचडी करते हैं, बहुत बड़े नंबर में। लेकिन जितने पीएचडी होल्डर हैं, उन्हें पहली बात तो उसकी नॉलेज नहीं है जिस फील्ड में उन्होंने पीएचडी करी है। एकेडमिक में ठीक है, उन्होंने थ्योरी अच्छी लिखी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है भी, उन्होंने सही सलामत कर भी लिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ। पॉलिटिक्स इसमें मोटिवेट करती चीज़ों को अपने हिसाब से, चांसलर वगैरह सेट करे जाते हैं, तो फिर वो लोग जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट हैं, जो कर सकते हैं कुछ, तो क्यों क्यों रुकेंगे यहाँ? फिर फंडिंग नहीं दी जाती है, अगर उनको कोई प्रोजेक्ट चाहिए है, तो एक बच्चा जो अभी पास आउट होके आया है, तो उसे तो प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए। लेकिन यहाँ की फंडिंग हमें पता है कि फंडिंग पॉकेट में कितनी जाती है और एक्चुअल में ग्राउंड पे कितनी लगती है। वो ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। अगर मान लो किसी ने कोई पेटेंट कराया या उसके बेस पे बिज़नेस बनाना चाहता है वो, तो फिर बिज़नेसमैन तो हमारे देश में सिर्फ़ और सिर्फ़ वही देखे जाएँगे बिज़नेसमैन जो सरकार से लगे हुए हैं, जो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते और कई बार उनको पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जाता है। जिस वजह से फिर वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर के अच्छा कर रहे होते हैं और कई बार बहुत सारे बढ़िया इंसान दुनिया में अलग-अलग जगह पर काम कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। चंडीगढ़ का मामला है, एक साइंटिस्ट जो इरिगेशन पे काम कर रहा था शायद, वो वापस आया तो उसे पार्किंग की लड़ाई की वजह से मार दिया गया। तो हम एक्चुअल में रोते तो हैं कि हमें हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या हम डिपेंडेंसी, लेकिन हमारे खुद के लोग जब वापस आकर के देश में काम करना चाहते हैं, वो उन नेताओं के अंडर में काम करने को राज़ी हो जाते हैं, जिन नेताओं को वो देखना पसंद नहीं करते, उसके बाद भी उन्हें मार दिया जाता है। तो जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकला जाएगा, तब तक आप विकसित भारत 2047 का सपना चाहे जितना देख लो, रियलिटी ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलती है। फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल की तो बात ही मत करो। आईएएस, पीसीएस ऑफिसर जो एक जनरल मैन होते हैं, उनको स्पेशलिटी की कोई नॉलेज नहीं होती है। उन्हीं के नीचे से फाइल्स निकल के जानी है। चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो जिसमें इन्वेस्टमेंट का हेड उसे आईएएस ऑफिसर का बनाया, इन द एंड वो 5% पर कमीशन माँग रहा था। ये तो वो केस हैं जो खुल गए हैं।
ऐसे हज़ारों केस आपको मिलेंगे जहाँ पर कोई भी अच्छा इंसान, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी बंदा जो कोई नई चीज़ लाना चाहता है, क्योंकि लाइसेंसिंग प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, तो उन अप्रूवल के लिए इन्हीं ऑफिसर्स के पास जाना होता है और ये ऑफिसर बगैर पैसे के फाइल आगे बढ़ाते नहीं हैं। तो एक ऐसा देश जैसे दुबई है या सिंगापुर है या मलेशिया भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है इस मामले में, या फिर दूसरे देश दुनिया के, वो जो सिंगल विंडो क्लियरेंस दे रहे हैं, आपको हाथों हाथ ले रहे हैं, आपके लिए लैंड अलोकेट करके दे रहे हैं, आपको लोन भी दे रहे हैं आपकी इंडस्ट्री के लिए अगर आपका आइडिया अच्छा है, तो वो क्यों इंडिया में रुकना चाहेंगे? वो विदेश के दूसरे देश में जाएँगे जहाँ पर सरकार सिर्फ़ इसलिए नज़र गड़ाए नहीं बैठी कि इंडस्ट्री चलेगी तो हमें टैक्स देना, बल्कि सरकार उनकी इंडस्ट्री चलाने के लिए उनको इंसेंटिव्स भी देगी। सिर्फ़ 4 लोग नहीं चुनेगी, वो हर उस बंदे के ऊपर फ़ोकस करेगी जो बंदा कुछ देश के लिए अच्छा कर सकता है। हमारे यहाँ तो बस अभी कहानी ये है कि कुछ लोगों के हाथ में सारी पावर थमा दो, जिससे हम भी आज़ाद हो जाएँ और वो रिलायबल लोग हैं, क्योंकि बहुत समय से हमारे संबंध हैं उनसे, तो वो भी हमारी शिकायत कभी नहीं करेंगे, वो भी हमारे खिलाफ नहीं जाएँगे और हमें भी जो है इलेक्शन के लिए तो पैसा चाहिए, तो फंडिंग हमें आसानी से मिलती रहेगी। तो इन द एंड कहानी यही है कि अगर हम चाहते हैं, जो हमारा विज़न है 2047 का कि हमें विकसित भारत बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो हम 0.7% अभी खर्च कर रहे हैं, उसको बढ़ा कर के 3% तक लेकर जाना होगा। वो फ़ेज़ मैनर में होगा, 6 से 7-8 साल के अंदर हमें उसे किसी भी हाल में उस पैसे को ग्राउंड पे उतारना होगा। सिर्फ़ सेक्शन नहीं करना होगा जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हुआ। पैसा पहुँच गया, 14,000 करोड़ का घोटाला देखने को मिला। सेम बैच को मेडिकल में भी बना दि दिखा दिया, सेम बैच को इंजीनियरिंग में भी दिखा दिया, सेम बैच को दूसरे किसी ट्रेड में दिखा दिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसा एलोकेट करोगे, तो प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जो लोग, जो भी इंडस्ट्री हैं या जो बंदा इस फील्ड में आकर के काम करना चाहता है, देश के लिए कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है, तो उसको पर्सनली टैक्स में इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, उसको रिवार्ड देने होंगे, उसको अलग से ग्रांट्स देनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई बंदा क्यों ही रुकेगा। और ये नारे हैं आप लगाते हो कि देश के लिए काम करो, देश हित में काम करो, एक्चुअल में जो नारे लगा रहे हैं वो भी देश हित में काम नहीं कर रहा है। पर्सनल चीज़ें होती हैं और देश बनता किससे है? हमारी तुम्हारी फैमिली से, हमारे और तुम्हारे बनने से। देश कोई पहाड़, ईंटें, पत्थर तो नहीं है। देश में रहने वाले नागरिक ही देश है, उन्हीं से देश बनता है। तो अगर वो आगे तरक्की नहीं करेंगे, उनके पास पोटेंशियल नहीं होगा कि वो अगर काम कर रहे हैं तो उनका क्रेडिट कोई और चोरी ना कर ले जाए, तो फिर वो दुनिया के दूसरे देशों में जाएँगे जहाँ पर क्रेडिट भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर को कान पकड़ करके इस बात पे मजबूर करा जाएगा कि हम जो भी आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो भी लोन सैंक्शन कर रहे हैं आपके लिए, उनका 50% आपको, जो सरकार खर्च कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, 50% कम से कम, अभी तो 30% पे घूम रहे हैं वो, 50% आपको R&D में खर्च करना पड़ेगा। पर्सनल प्रोजेक्ट आप जो करो वो करो, सरकार के साथ भी फंडिंग में आपको कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। हालाँकि सरकार ने भी 1 लाख करोड़ रुपए रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन के लिए खर्च किए हैं, इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में जिस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन हुए हैं पैसे, वो होगा नहीं होगा, उस पे देखने की बात है। थोड़ा-सा फ़ोकस ज़रूर लगा कि हाँ, सरकार चाहती है कि इस पे काम हो। हालाँकि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जा रहे हैं, उन्हें पता है सच में कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि जो लोग हैं, जिनके बेस पे ये करने की कोशिश करी जा रही है, वो इतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं। हमारे यूथ स्किलफुल नहीं है, लेकिन स्किलफुल करने के लिए आपको उसके लिए इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे। उसमें लगेगा समय और समय सरकार के पास है नहीं, क्योंकि 5 साल का वक़्त होता है, उसी के अंदर 18-20 इलेक्शंस होते हैं। हर इलेक्शन के अंदर लोगों को कन्विंस करना होता है, जिसकी वजह से वो उस पे फ़ोकस ज़्यादा करते हैं, ना कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर या फिर लॉन्ग टर्म विज़न के ऊपर। और जो फंड एलोकेट हुआ है उसको ट्रांसपेरेंसी के तहत उसको ट्रैक करना पड़ेगा, वो एलोकेट हो रहा है जहाँ पर पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये सारी चीज़ें। और उसमें भी हमें स्पेशल फ़ोकस करना पड़ेगा जो डोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। सब जगह पे सारा पैसा नहीं डालना है, स्ट्रेटेजिकली, जैसा चाइना कर रहा है, जैसा यूएसए कर रहा है, जैसे अभी जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, सेमीकंडक्टर है, एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसके अलावा जो एडवांस मटेरियल है, रेयर मटेरियल अर्थ से निकाले जा रहे हैं, उसके ऊपर हमें खर्च करना होगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और ग्रीन एनर्जी पे हम ज़्यादा काम कर पाएँ। अब रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में चाइना दुनिया के नंबर 1 में आता है। अब ऐसा नहीं उसके पास सिर्फ़ ये बात है कि उसके पास सबसे ज़्यादा मटेरियल है, उसके पास एरिया ज़्यादा है, एरिया तो रशिया के पास ज़्यादा है। चाइना के पास वो टेक्नोलॉजीज़ हैं, डेवलप हो चुकी हैं कि वो किसी भी कंडीशन में अपना रेयर अर्थ मटेरियल उसका ज़मीन के किसी भी हिस्से में दबा हो और किसी भी फ़ॉर्म में हो, वो वहाँ से उन मशीनों के माध्यम से वो उसको एक्सट्रैक्ट भी करता है और उसको अपने इस्तेमाल के हिसाब से उसको बना भी लेता है। तो हमारे पास ना ही वो मशीनें हैं, मटेरियल कम है अलग बात है, लेकिन जो मटेरियल है वो भी अभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है। तो रेयर अर्थ मटेरियल के बेस पे चाइना, जैसा कि यूएसए अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पे, जैसे कि जो गल्फ कंट्री है उन्होंने गल्फ कॉर्पोरेशन बना लिया, पूरा अपना ओपेक बना लिया कि कितने रुपए में हम तेल बेचेंगे, वो सारी चीज़ों को, दुनिया को वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। तो चाइना आज के समय पे
रेयर अर्थ मटेरियल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो नंबर है रेयर अर्थ मटेरियल का उसी के पास है, उसके बेस पे दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं जो एनवीडिया जैसी बड़ी-बड़ी चिप्स हैं, वो भी इनडायरेक्टली उसी के ऊपर डिपेंड है, या अमेरिका की बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो कहीं न कहीं चाइना की ही उन जो टेक्नोलॉजीज़ है या जो रेयर अर्थ मटेरियल है, उस पे डिपेंड है। तो इसके लिए बस करना ये होगा कि हमें जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो टीचिंग सेंटर बने हुए हैं, उनको टीचिंग सेंटर से रिसर्च सेंटर और एक्सीलेंट सेंटर बनाने की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं, तो हम 2047 विकसित भारत का जो मिशन है, जो विज़न है, वो सिर्फ हमारा किताबों में लिखा हुआ अच्छा लगेगा, रियलिटी पे वो उतरता हुआ दिखाई नहीं देगा। और जो पीएचडी की है, वो फंडिंग बढ़ाएँ, रियल प्रोजेक्ट पे उनसे काम कराएँ, सिर्फ पुरानी किताबों को पढ़ लेना, उलट लेना और पुरानी थीसिस के अंदर हेडलाइन बदल के नई थीसिस छाप देना, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया की 17% पॉपुलेशन होते हुए भी हम 1.5 से 2%, जहाँ भी दिखते हैं 1.5 से 2% दिखते हैं, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे पेटेंट फाइलिंग का मामला हो, चाहे बिजनेस का मामला हो। बल्कि बिजनेस में तो और पीछे हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी हमने खड़ी नहीं करी जो एक दिन के लिए बंद हो जाए और दुनिया भर में किसी को भी फर्क पड़े कि हाँ, आज वो पार्टिकुलर कंपनी काम नहीं कर रही है। जैसे सॉफ्टवेयर के मामले में अगर माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए, गूगल बंद हो जाए, यूट्यूब 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, पूरी दुनिया में पता चल जाएगा कि हाँ, आज यूट्यूब बंद हो गया है। तो ऐसे ही हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। 140 करोड़ लोगों की हम पॉपुलेशन है, हमारे पास 17% के समथिंग दुनिया भर की पॉपुलेशन है। फिर दुनिया भर की जो रिसर्च है, उनके साथ हमें ये सेपरेशन ज़ोन में नहीं रहना कि हम तो पहले ही से विश्वगुरु हैं। दुनिया भर के बड़े-बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी-बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनके जो मैगज़ीन्स पब्लिश होती हैं, उनके एक्सेस हमें स्कूल्स तक देने पड़ेंगे, पीएचडी स्कॉलर्स तक देने पड़ेंगे, जो बच्चे इस पार्टिकुलर फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, उनको उनका एक्सेस होना चाहिए। और इंडस्ट्रीज़ को ये चाहिए, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, उन्हें जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, उन लोगों को डायरेक्टली फंडिंग करें, उनसे अपनी जो भी उनको प्रॉब्लम है, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको पता होती है कि रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे निकलवाएँ, उनको फंडिंग दें, उनको दोनों काम हो जाएँगे। उन लोगों को जो अभी पीएचडी करके निकले हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो अभी फ्रेशर हैं, उनको भी काम मिलेगा, उनको भी नए प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सस्ते में नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो सकती है। और ये पूरी दुनिया के अलग-अलग देश कर रहे हैं, जो डेवलप्ड देश हैं। और जिस यूनिवर्सिटी से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन वहाँ पर जाकर के उनको फंडिंग करें, यूनिवर्सिटी को भी फंडिंग करें कि आपकी अगर रिसर्च एंड विंग तगड़ा है, अच्छा है, तो हम आपको फंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपके यहाँ से हमारी जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो गई। और कल को हमारी जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि बहुत मामलों में हम डिपेंडेंस है, आज हम अपना कोई एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते, आज हम अपने जो भी बड़े हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, जो भी हम जंग में लड़ाई करते हैं, मोस्टली हम बाहर से खरीद रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंडेंट बनाती हैं और जब तक हम डिपेंडेंट हैं, तो हम कैसे आत्मनिर्भर भारत या विकसित भारत या विश्व गुरु की कामना कर सकते हैं। और अभी तो आईपीआर फाइलिंग के अंदर हमने बात ये सिर्फ करी है कि हमारे पेटेंट फाइलिंग के मामले में हमारे नंबर बढ़े हैं, मतलब हम पेटेंट तो फाइल करा रहे हैं, लेकिन पेटेंट फाइल कराना लास्ट गोल नहीं होता। पेटेंट फाइल कराने के बाद हमें उन पेटेंट को मार्केट में एज ए प्रोडक्ट उतारना होता है, उस प्रोडक्ट के बेस पे एक बिजनेस खड़ा करना होता है। तो पेटेंट में थोड़ा बहुत हम सही हुए हैं, जो वो भी 1.8% है, मतलब हमारी पॉपुलेशन 17% है और 1.5% और 2% के समथिंग हम पेटेंट फाइल करवा पा रहे हैं। उन पेटेंट फाइल करने के बाद से लेकर के उन पेटेंट के बेस पे बिजनेस खड़े करने का मामला बहुत खराब है, 1% भी नहीं है। जितने भी पेटेंट हमारे फाइल होते हैं, 1 से 2% उन पेटेंट के बेस पे हम बिजनेस खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट उतार करके उसकी ज़रूरत पैदा करना या उस ज़रूरतें जो प्रॉब्लम है मार्केट में, उसके बेस पे अपने प्रोडक्ट को फिट करना, ये एक मुश्किल टास्क है, जो हमारे यहाँ अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। और अगर इन चीज़ों को प्रमोट करना है, तो सरकार को एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेशन करना होगा। जो लोग भी इस चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, उनको इंसेंटिव देने होंगे, उनको ग्रांट्स देनी होंगी, उनकी तारीफ़ें करनी होंगी, उनके फ़ोटो, पोस्टर, बैनर लगवाने होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। तो जिससे उन्हें भी मोटिवेशन मिले और जो दूसरे लोग सोच रहे हैं केवल सोशल मीडिया पर नाचने से, गाने से या फिर हेट स्पीच देने से या फिर धर्म के नाम पर गमछा डाल के घूमने से कोई देश तरक्की कर रहा होगा, तो वो भी उनके अंदर दिमाग में आएगा कि नहीं, एक्चुअल में तरक्की इन लोगों से हो रही है, इन टाइप के जो माइंडसेट है उनसे तरक्की हो रही है, जिससे एक पॉजिटिव लूप क्रिएट होगा और लोग जो फालतू की बकवास है उससे निकल करके एक्चुअल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करना शुरू करेंगे। तो सरकार को एक्टिवली इस पे काम करना पड़ेगा, अगर वाकई में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। अदरवाइज तो ये तो बातें हैं, जुमले हैं, सपने हैं, सपनों का क्या। और जितने नेता हैं वो 20 साल में दुनिया छोड़ के चले ही जाने हैं, किसी को हमेशा तो रहना नहीं, 15-20 साल में सारे लोग निकल जाएंगे। तो आपकी 15-20 साल की कुर्सी बची रहे, इसके लिए आप देश की लंका क्यों लगाने पे लगे हो? तो आपकी ये 10, 15, 20 साल की कुर्सी बची रहे, या फिर ये देश ज़रूरी है आपके लिए कि देश हमेशा बचा रहे और देश दुनिया के अलग-अलग। तो आपकी 10-15 साल की कुर्सी बची रहे या देश तरक्की करे, देश दुनिया की नज़रों में, आँखों में आँखें डाल के खड़ा रहे, ये ज़रूरी है। ये फैसला हमें करना है, आपको करना है, जो हमारे यूथ है उन्हें करना है और हमारे पॉलिटिशियंस जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कुर्सी ही इम्पोर्टेंट है, उन्हें भी ये फैसला करना होगा कि एक्चुअल में जो हमने सपने देखे हैं 2047 तक जो हमें विकसित भारत बनाना है, क्या उस रास्ते पर हम चल रहे हैं?